भाग्यवान लगता है, यहाँ आकर हमें जरूर शांति नसीब होगा। इस इंसान के बर्ताव से तो लगता है ये बहुत ही भला इंसान है। मुझे और तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं निश्चिंत होकर यहाँ अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। इसी तरह गधा और गधी मनोज के पास खुशी खुशी रहने लगते हैं। मनोज भी उन दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखता था। मनोज प्रेग्नेंट गधी के लिए तरह तरह के फल भी लाकर उसे खिलाता और बेसब्री से उसके बच्चे की आने का इंतजार करता। तभी एक दिन मनोज का दोस्त सुरेश मनोज के पास घूमने आता है। अरे भाई सुरेश, कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। घर में सब ठीक तो है? भाभी जी कैसी है? हाँ भाई, घर में सब ठीक ठाक है और तेरी भाभी जी भी बहुत बढ़िया है, पर तुझे देखकर कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। अरे यार, तू कहना क्या चाहता है? मुझे तेरी बात तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मेरा हालचाल तो बहुत बढ़िया है और कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। अरे नहीं नहीं दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तू कब से गधा और गधी को पालने लग गया? उनके साथ रह रहकर कहीं तू भी ना एक गधा बन जाए। अरे यार, तू कहना क्या चाहता है? तुझे क्या मैं गधे जैसा लगता हूँ? एक इंसान गधा और प्रेग्नेंट गधी को एक जल्लाद धोपा के पास बेच रहा था। मुझे इन दोनों को देखकर दया आ गया, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। इसमें तुझे मेरी कौन सी बेवकूफी लग रही है? अरे यार, तू हर बात पर बुरा ही मान जाता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तू बैलगाड़ी पर सामान लादकर बाजार में हर रोज बेचने जाता है, यही तेरी एक नासमझी है। तेरे घर पर 2 गधे होने के बावजूद तू पैसा बचत करने के बजाय तू अपने पैसे को डुबो रहा है। मेरे इतने कहने के बावजूद फिर से तू घुमा फिरा कर बात कर रहा है। जो भी बोलना है सीधा सीधा बोल। यार, मैं चाहता हूँ तू अपना सारा सामान बैलगाड़ी के बजाय गधे के पीठ पर बिठाकर बाजार ले जाया कर। इसमें गधा और गधी की कसरत भी हो जाएगी और तेरा काम भी बिना पैसे दिए पूरा हो जाएगा। पर गधा की बात तो ठीक है, गधी तो प्रेग्नेंट है। मैं उसके पीठ पर कैसे सामान ला दूं? ऐसा करने पर तो मुझे पाप लगेगा। अरे यार, सच में तू बहुत भोला है। तुझे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आएगी। सुरेश मनोज को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। इधर मनोज सुरेश की बात को अनसुना करने के बजाय अपने पैसे बचाने के बारे में सोचने लगता है और दूसरे दिन सुबह होते ही अपना सारा सामान गधे और गधी के पीठ में उठाने के लिए तैयारी करने लगता है। इधर गधा और गधी सब कुछ से अनजान खुशी खुशी अपना खाना खाने लगते हैं। तभी मनोज वहाँ पर आकर उन दोनों से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे गधों, बहुत तुम लोगों ने बैठ बैठ कर खाकर अपनी चर्बी बढ़ा ली। अब चलो, तुम दोनों की कसरत करने की बारी है। मनोज ये कहकर उन दोनों को घर के बाहर ले जाता है और बाहर ले जाकर उनके पीठ पर अपना सारा सामान उठा देता है। मनोज एक बार भी प्रेग्नेंट गधी पर दया नहीं करता। इधर गधी सामान के बोझ से दबी हुई चिल्लाते चिल्लाते बाजार की तरफ जाने लगती है। गधा अपनी पत्नी गधी का इतना तकलीफ देखकर बहुत दुखी हो जाता है, पर गधा कुछ कर नहीं पाता। मनोज बाजार में सामान ले जाकर खुशी खुशी अपना सामान बेचने लगता है और बहुत सारा पैसा लेकर घर वापस आता है। अरे वाह, सच में सुरेश की तरकीब तो बहुत ही लाजवाब है। आज तो मुनाफे के ऊपर मुनाफा हुआ और बैलगाड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मुझे फिर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोज मन ही मन ये सारी बातें सोचने लगता है और आखिर में खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर गधा और गधी दिन भर के भूखे थके हरे अपने मालिक के खाना लाने का इंतजार करने लगते हैं, पर इधर मालिक उनके बारे में कुछ सोचे बगैर ही चैन के नींद सोने लगता है। पति परमेश्वर, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और भूख भी बहुत लगी है। इससे पहले कभी भी मालिक ने हम पर ऐसा निर्दय व्यवहार नहीं किया था। ना जाने मालिक हमें कब खाने को देंगे। मेरा बच्चा तो पेट में भूख से तड़प रहा है। तुम सच कह रही हो, सभी हमारे पापों का फल है। हम जब इंसान थे, हमने भी पशु पक्षियों पर बहुत निर्दयी व्यवहार किया है। आज जब ये सब हम पर बीत रही है, हम अपना दुख जता रहे हैं। सब कुछ मेरी गलती है। मेरी ही वजह से आज तुम और मेरा बच्चा भूखा तड़प रहा है।
गधा और गधी इसी तरह भूखे प्यासे तड़पते हुए पूरी रात काट लेते हैं। दूसरे दिन सुबह मालिक नींद से उठकर कुछ घास फूस लाकर गधा और गधी के सामने रख देते हैं। इधर दोनों रात के भूखे प्यासे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं और सारा खाना खत्म कर लेते हैं। कुछ ही देर में मनोज पहले से ज्यादा सामान लेकर दोनों के पीठ पर लादने लगता है। इधर प्रेग्नेंट गधी दर्द से कतराती हुई चिल्लाने लगती है, पर मनोज गधी का चिंता किए बगैर ही उसके पीठ पर भारी भारी माल का बोझा लादने लगता है। गधा अपनी पत्नी का ये तकलीफ देखकर अपने पीठ से सारा बोझा नीचे जमीन पे फेंक देता है और अपनी पत्नी गधी के पास जाने लगता है। इधर मनोज गधा का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है। अरे ओ नासमझ जंगली गधे, तूने मेरा सारा सामान जमीन पर गिरा दिया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। मनोज ये कहकर गधे को कुछ देर मारने के बाद मनोज उसके पीठ पे पहले से ज्यादा बोझा लाद देता है और मारते मारते बाजार की तरफ ले जाने लगता है। आज कमबख्त गधा और गधी की वजह से बहुत देर हो गई। न जाने आज व्यापार ठीक ठाक होगा या नहीं। मुझे किसी भी हालत में जल्दी बाजार पहुंचना होगा। जल्दी बाजार पहुंचने के लिए मुझे जंगलों की रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर सीधे रास्ते से गया तो बाजार पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाएगी। मनोज ये कहकर गधा और गधी को लेकर जंगल के रास्तों से अपना सामान बाजार की तरफ ले जाने लगता है। मनोज जैसे ही घने जंगल की तरफ सामान लेकर बढ़ने लगता है, तभी उसके सामने गुज्जर डाकू का गैंग आकर खड़ा हो जाता है। क्यों रे व्यापारी, तुझे अपनी जान और माल की फिक्र नहीं है? जो हमारे जंगल के रास्ते से बाजार की तरफ जा रहा है, तू नहीं जानता जंगल हमारा इलाका है और अपने साथ अपना बॉडीगार्ड इन दो गधे को लाया है। अरे डाकू भैया, मैं तो गलती से यहाँ पर आ गया। आप मुझे माफ कर दीजिए। आप उपहार स्वरूप मेरे ये दो गधे ले लीजिए, पर मुझे और मेरे सामान को छोड़ दीजिए। अगर आप मेरा सारा सामान ले लेंगे तो मैं रास्ते का भिखारी बन जाऊंगा। क्यों रे नासपीटे करम जले, तूने क्या मुझे पागल समझा है? जो तू मुझे उपहार स्वरूप ये गधे देने की बात कर रहा है, चुपचाप से सारा माल सामान गधे के पीठ से उतार कर नीचे रख और यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। मनोज डाकू गुज्जर की बात सुनकर बहुत डर जाता है। अपना सारा सामान उसे किसी भी हालत में देने के लिए राजी नहीं होता है और डाकू गुज्जर से रहम की भीख मांगने लगता है। अरे डाकू भाई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप मेरे सामान की बजाय कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। पर ये मेरी बरसों की संपत्ति है, मैं इसे आपको किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। डाकू गुज्जर मनोज की कोई भी बात नहीं सुनता है और गधा और गधी के पीठ से सारा सामान उतार कर ले लेता है। डाकू गुज्जर का ये व्यवहार देखकर मनोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो डाकू गुज्जर से सामना करने के लिए झपट पड़ता है। उसी समय गधी अपने पति गधा से कहती है, अजी सुनते हो मेरे होने वाले बच्चे के पापा, मुझे तो लगता है ये डाकू गुज्जर मालिक को मार ही डालेगा। आप कुछ कीजिए, नहीं तो मालिक की स्वाहा हो जाएगी। अरे भाग्यवान, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? तुम नहीं जानती इस हालत में ज्यादा चिंता करना हानिकारक हो सकता है। अगर डाकू गुज्जर मालिक को मारता है तो मारने दो, इसमें हमें क्या। मैं तो यहाँ खड़े होकर दोनों की लड़ाई का आनंद उठा रहा हूँ। हमारे मालिक ने छड़ी से मुझे मार मार कर बैठने लायक नहीं रखा, इसलिए मुझे खड़ा ही रहना पड़ेगा। अजी आप ये क्या कह रहे हैं? वो इंसान जैसा भी हो, उसने हमें जरूर परेशान किया है, पर उसने पहले हमारा ख्याल भी तो बहुत अच्छा रखा था। कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं जानती। इस डाकू के चंगुल से हमें मालिक को किसी भी हालात में बचाना ही होगा। गधा गधी की बात सुनकर अपनी सारी नाराजगी भूलकर गुज्जर के ऊपर झपट पड़ता है और अपने नुकीले दांत से उसे काटने लगता है। गुज्जर गधे का ऐसा रूप देखकर हक्का बक्का रह जाता है और वहाँ से जान बचाकर दुम दबाकर भाग जाता है। मनोज भी गधा का ऐसा रूप देखकर हैरान रह जाता है और अपने बर्ताव पर पछताने लगता है। इधर गधा और गधी मालिक को बचाने के बाद उन्हें कुछ कहे बगैर ही वहाँ से जंगल की तरफ चुपचाप चले जाते हैं। मनोज भी उन्हें जाता देख कुछ नहीं कहता है और अपना सामान लेकर घर की तरफ चला जाता है।